संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घोड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोक कर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से एक यही बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हो दीनबंधु। ऐसे उज्जड़ देहाती प्रायः यहाँ रोज़ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे कि कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सितार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देख कर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जॉब भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था।
इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश ज़रा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुगली करते थे। बेचारे को ज़रा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज़ कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्ग का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उसे छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे ज़रा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, ज़रा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ ना मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि यशोदेव उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती है कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर ही से दिखा दो, बस ज़रा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए।